हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, साथ ही पीसीएस के पीवाईक्यू और जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराए हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो जो न्यायिक दंड था उसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति था वह दास भी हो सकता था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो स्त्री दास होती थी ये अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो जो वो पुत्र होता था उसको मालिक का पुत्र होने का एक कानूनी हक भी मिलता था, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नासिक अभिलेख, इसके शासक थे कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल शासक से। लेकिन यदि हम बात करें भीतरी की, भीतरी जो स्तंभ लेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से नहीं, ये संबंधित है किससे, स्कंदगुप्त से, तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। यदि हम बात करें गिरनार की तो ये संबंधित है रुद्रदामन से, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि भीतरी ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। यदि हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय की तो ये संबंधित है ऐहोल अभिलेख से, किससे, ऐहोल से। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि अभिलेख से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट फिर से बताना है निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, दयाराम साहनी का। लोथल को ये SR राव हैं। सुरकोटदा ये है JP जोशी, लेकिन धौलावीरा की खोज BK थापर के द्वारा नहीं की गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा इसकी खोज की जाती है JP जोशी के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। और धौलावीरा है कहाँ पे, ये है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमुख वैदिक नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम है। कुंभा, कुंभा क्या थी, ये एक आधुनिक काबुल है जो कि अफगानिस्तान में बहती है। पारुष्णी क्या थी, रावी नदी। सदानीरा ये थी गंडक तथा शतुद्री ये थी सतलज नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन से जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा जो अनेकांतवाद है और श्यादवाद, ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। और यदि बात करें हम शून्यवाद तथा सर्वास्त्यवाद की तो ये दोनों संबंधित है बौद्ध से, ठीक है। तो अनेकांत और श्याद ये दोनों संबंधित है जैन से, और शून्य तथा सर्वास्त्य ये संबंधित है बौद्ध से, तो ये याद रखिएगा। और जो श्यादवाद है ये जैन का दूसरा ही सिद्धांत है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही इसे ही जैन की आधारशिला तथा प्राण कहा जाता है। अगेन प्रमुख महाजनपद और उनसे जुड़ी राजधानियां हैं जिनको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैंने जो भी 16 महाजनपद हैं उनको मैंने कराया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो यदि हम बात करें मत्स्य जनपद की, तो मत्स्य की राजधानी क्या थी, ये थी विराटनगर। कुरु की कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्थ जो कि आधुनिक दिल्ली है। शूरसेन की कैपिटल क्या थी, मथुरा। और अश्मक की कैपिटल क्या थी, ये थी पोतन। तो इसका हो जाएगा 3-4-1-2। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। जो एरिपत्ति शब्द था यह एक प्रकार की भूमि थी और इससे मिलने वाला जो राजस्व था अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। पहला बिल्कुल सही है। और यदि बात करें तनियूर या अकेले ब्राह्मण या फिर एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम थे, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि जो एक अकेले ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम जो थे वो एक भोग्य कहलाते थे, एक भोग या फिर ब्रह्म भोग्य कहलाते थे, तो इसका तनियूर नहीं होगा। तनियूर क्या होगा, जब बड़े बड़े शहर, जो भी बड़े बड़े शहर होंगे या फिर गांव, उनका एक अलग ग्राम समूह बन जाते थे, वो कहलाते थे तनियूर, तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। घटिका की बात करें तो ये प्रायः मंदिरों के साथ संबंधित विद्यालय था, ये बिल्कुल सही है। एरिपत भी सही है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है, राजवंश के नेक्स्ट है वह राजवंश जो कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, तो इसमें हो जाएगा पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, प्रमुख दार्शनिक और उनके दर्शन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता, तो ये सभी टॉपिक ऐसे हैं कि क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। तो यदि हम बात करें रामानुजाचार्य की, तो हमने इसकी एक सेपरेट
तो हमने इसका PYQ किया था, जिसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से याद भी किया था कि रामानुजाचार्य जी का संबंध किसी विशिष्ट द्वैतवाद से, तो इसको हमने याद किया था, राम जी विशिष्ट हो गए, ठीक है। माधवाचार्य की बात करें तो इनका संबंध था द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य का संबंध था किससे? द्वैतवाद से। तथा वल्लभाचार्य का संबंध था शुद्ध द्वैतवाद से। तो ये याद रखिएगा कि वल्लभ जी शुद्ध हो गए, राम जी विशिष्ट हो गए, ठीक है। माधव क्या हो गए? द्वैत हो गए, और निम्बार्क ये हो गए द्वैतवाद। तो इसके दो भी याद रहेंगे तो भी आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यदि हम बात करें देवराय की लड़ाई की, तो ये कब होती है? 14 अप्रैल को। कब होती है? 1659 को होती है। 1659 को होती है, ठीक है। बनारस के पास शाह सुजा की पराजय होती है। कब होती है? 1658 को ही होती है, लेकिन कब होती है? 24 फरवरी को होती है, ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें तो ये होती है 29 मई को 1658 को होती है। और यदि हम बात करें धर्मत की विजय तो ये होती है 15 अप्रैल को और 1658 में, ठीक है। तो ये डेट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख शासक या अधिकारी हैं और उनसे जुड़ा कबीला है। तो इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश संबंधित था शमसी वंश से, बलबन ये मंगोल से संबंधित था, जमालुद्दीन यागूत ये इलवरी वंश से, तथा मंगू ये हबसी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के कालक्रम का सही चयन करना है। तो विजयनगर पे सबसे पहले शासन करते हैं संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश तथा आराविडु। तो इसको याद रखेंगे, संगम, सालू, तुलु, आराविडु, ठीक है। तो बस इसको 3-4 बार ऐसे ही बोल लीजिए, याद हो जाएगा। कैसे? संगम, सालू, ठीक है। पहले संगम आएगा, फिर सालू आएगा, फिर आएगा तुलु, आराविडु, ठीक है। संगम, सालू, तुलु, आराविडु। और विजयनगर की स्थापना होती कब है? कब होती है? ये डेट याद रखिएगा, 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्कन की जो बहमनी स्थापत्य कला थी ये अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। तो बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमें बताना है क्या बहमनी स्थापत्य कला के बारे में। जो बहमनी थी इसने अपने तत्व दिल्ली की सल्तनत की स्थापत्य शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किए थे। बिल्कुल सही है इसका। बहमनी के द्वारा जो निर्मित किले थे ये निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफी बढ़कर महानतम स्मारक थे। तो नहीं, इसका दूसरा सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि जो बहमनी स्थापत्य कला थी इसमें हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। बिल्कुल सही है ये। तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है, बताना है सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो सगुण भक्ति परंपराएं थी ये विशिष्ट देवताओं जैसे कि विष्णु या फिर उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये कह रहा है कि सगुण भक्ति परंपराओं में देवी और देवताओं की अवधारणा मानवीय कृति मानव रूपी रूपों को दी जाती है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो चिश्ती ये संबंधित है दिल्ली तथा दोआब से। सुहरावर्दी संप्रदाय ये सिंध से संबंधित है। औलिया ये MP से नहीं, ये भी दिल्ली से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी ही सम्मिलित नहीं है। फिरदौसी ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूट का चयन करना है। तो हकीक ए हिंदी ये पुस्तक किसकी है? तो ये है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। नेक्स्ट है तहजीबुल अखलाक ये किसकी है? तो ये है इब्न मिस्काविया की। और कुंजुल तिजार की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है बैलक अल कबायकी की। और जवा म्यूल हिकायत की बात करें तो ये संबंधित है जहीरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। DK कर्वे ये संबंधित थे, सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथुन ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तथा BM मालाबारी ये बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत ने पुर्तगालियों के संबंध में सही बताना है। तो 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर इनका एकाधिकार था। किसका? पुर्तगालियों का। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इनका बंबई पर स्वामित्व था। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि इनके पास कोचीन, दमन और द्वीप में व्यापारिक बस्तियां भी थी। तीसरा भी सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका चौथा गलत है। इसका सही है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यदि हम बात करें पुर्तगालियों की तो ये अपना पहला कारखाना कब 1503 में स्थापित करते हैं। कहाँ पे? कोचीन में ही करते हैं, ठीक है। तो जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1661 में जो बम्बई था, ठीक है, बम्बई को ब्रिटेन को दहेज में दे दिया था, ठीक है। और जो मुगल थे उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूट दी थी, ना कि वंचित किया था।
नेक्स्ट है कह रहा है शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4:1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। तो इसका पहला गलत है क्योंकि ये 30 लाख नहीं था, ये था केवल और केवल 3000 वार्षिक कर। ठीक है, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि जो मुर्शिद कुली था या जफर खां था, इसने कंपनी के दस्तक को अतिरिक्त व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था भी दी थी। इसका दूसरा सही है। तीसरा ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक थे इन्होंने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तक विक्रय कर दी थी। तो इसके दूसरा और तीसरे सही है, लेकिन पहला गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मराठा और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधि को उनके काल क्रमानुसार लगाना है सबसे पहले से शुरुआत करते हुए। ठीक है, तो सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में होती है। पुरंदर की संधि कब होती है? 1776 में होती है। वडगांव की संधि कब होती है? तो ये होती है 1779 में। और सूरत की संधि कब होती है? ये होती है 1775 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सूरत की संधि, फिर उसके एक साल बाद होती है पुरंदर की संधि, फिर उसके बाद होती है बड़गांव की, एंड देन सालबाई। तो इसका हो जाएगा 4231, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उपनिवेशी शासन के संबंध में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तरह तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। तो जो इल्बर्ट बिल आता है ये जाति भेद जो होती है, ठीक है, जो जाति भेद होती है उस पर आधारित जितनी भी न्यायिक अयोग्यताएं थी उन्हें समाप्त करके जो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश थे उनको समान शक्तियों में निहित करना शामिल था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जोनाथन डंकन की बात करें तो ये बनारस के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। थॉमस मुनरो, तो जो थॉमस मुनरो थे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आते हैं। कॉर्नवालिस की बात करें तो ये बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लेके आता है। और हॉल मैकेंजी ये महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वी.डी. सावरकर, इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार की कौन सी पुस्तक है? द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। करेक्ट है, इसका पहला भी सही है। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857-58, ये राधा सिंह मुखर्जी की नहीं है। इसके लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है, ना कि राधा कमल मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। एस.बी. चौधरी की बात करें तो इनकी पुस्तक है द इंडियन म्यूटनीज 1857-59। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहता है। पहला बिल्कुल कथन सही है। कारण कह रहा है कि जो बहादुर शाह जफर थे इनके नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ही इनके साथ देने में कतरा गए थे। क्या इसीलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा? बिल्कुल सही है ये। इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के बारे में सही बताना है। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज में सुधार करना। यह महाराष्ट्र से संबंधित था और इसका विश्वास एक केशववाद था। इसने ब्रह्म समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका चौथा गलत है। इसका सही है 1, 2 और 3। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो यदि इसकी स्थापना होती है कब? 1867 में। किसके द्वारा? मुंबई में होती है। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, एपी के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में की जाती है। कब की जाती है? 1828 में। मानव धर्म सभा, इसकी स्थापना की जाती है सूरत में, ठीक है। कब की जाती है? 1844 में। और तब ही होता है गडकरी विद्रोह, तो ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है? तो ये होती है मुंबई में। होती कब है? 1875 में होती है। और नदवा उल उलमा ये हो जाएगा लखनऊ में, इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कथन बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो कारण कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक भी था, जो कि संस्कृत, फारसी तथा अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन ये कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन लीग की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कब? 1875 में, डेट भी याद रखिएगा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में, ठीक है। भारतीय उदार संघ की स्थापना करते हैं एस.एन. बनर्जी तथा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा।
नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका पहला अधिवेशन तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसके दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। इसका दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। इसका बिल्कुल सही है दूसरा और तीसरा। पहला गलत है। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? AC मजूमदार, मतलब कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो जो पहला अधिवेशन होता है कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है, 1885 में होता है, ये याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता की जाती है WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, मतलब कि उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, जैसा कि संविधान में उल्लिखित है। तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र ये किस में दिया गया है? ये भाग है एक। मौलिक कर्तव्य भाग क्या है? मौलिक कर्तव्य भाग 4A। नागरिकता भाग 2 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये है भाग 4। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड सेकंड। इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड सेकंड, मतलब कि 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का जो महान्यायवादी है और भारत का सॉलिसिटर जनरल यही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो इसका पहला गलत है, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी है ये संसद की बैठक में भाग भी ले सकता है, किसी भी बैठक में, ठीक है, और इसमें बोल भी सकता है, लेकिन ये इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा किसी महान्यायवादी को। लेकिन जो भारत का सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, ये जो होता है ये भारत का जो महान्यायवादी होता है अंडर आर्टिकल 76, ठीक है, इसके सहयोग देता है कौन? सॉलिसिटर जनरल। लेकिन इसको संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं है, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार उसको नियुक्त किया था या फिर इस्तीफा देती है। तो इसका दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल या फिर इसे पद से हटाने की मूल व्यवस्था का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, और ये अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 4 के तहत राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। लेकिन यदि परंपरा की बात करें तो जो मंत्रिपरिषद है इसका अगर यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या फिर मंत्रिपरिषद बदली जाती है तब महान्यायवादी त्यागपत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के प्रकार और उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यदि बात करें संसदीय सरकार की क्या विशेषता है तो ये हो जाएगा उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अध्यक्षात्मक की बात करें तो ये शक्ति के पृथक्करण से संबंधित है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? इसमें शक्तियों का विभाजन होता है तथा एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। यदि कारण की बात करें तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है। लेकिन व्याख्या की बात करें तो भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। क्या इसीलिए भारत एक संसदीय लोकतंत्र है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य के द्वारा अनुदान ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4A में है जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। राज्य की बात करें तो ये है भाग 6 में। लेकिन यदि बात करें भारत के महान्यायवादी की तो ये भाग 13 में नहीं है। इसमें क्या है तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। और यदि बात करें संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं ये हो जाएगा भाग 14। तो इसका सही नहीं है ऑप्शन C, क्योंकि जो भारत का जो महान्यायवादी है ये किस में आता है? ये भाग 5 में आता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया आर्टिकल 17। पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या फिर पदों के लिए आरक्षण है 16 क्लॉज 4। नेक्स्ट है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये 18 में नहीं है, ये है आर्टिकल 15। और मूल अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां ये है आर्टिकल 13। 18 में क्या है? ये है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्टिकल 15 बात करता है भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 20 है बंदी के विरुद्ध सुरक्षा। 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों की और 25 बात करता है धर्म के स्वतंत्रता की।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 215 किससे संबंधित है? तो ये उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। आर्टिकल 222 ये किससे संबंधित है? तो ये किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण शामिल है। 226 ये संबंधित है कुछ रिट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति है, ठीक है। और 227 ये सभी न्यायालयों के अधीक्षणों की शक्ति है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आर्टिकल 16(2) ये किससे संबंधित है? ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या फिर जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्त के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका हो जाएगा 2। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित या फिर राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें आर्टिकल 31 की, तो ये सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 31(1) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी तरीके से संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ये बात करता है 31। तो 31 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी तरीके से ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या फिर समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह विशेष लाभ या फिर लाभों का हकदार होगा। किन लाभों का? तो वह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या फिर संचालन कर सकता है। साथ ही वह भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा गलत है। तो जो आर्टिकल 30 है ये बात करता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है उससे संबंधित है आर्टिकल 30। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सदस्यों, संसद सदस्यों और विधानसभाओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचित होता नहीं। इसका पहला सही हो गया तो तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार भी नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो इसका सही होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। और जो आर्टिकल 54 है ये संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रपति और उनकी अवधि है, मतलब उनका टाइम पीरियड है। फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से लेकर 77 तक। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 69 तक। और वीवी गिरी ये 69 से 74 तक। नेक्स्ट है भारत के संविधान के आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो वो लेता है निर्वाचन आयोग की राय। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य जो अध्यक्ष होता है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कारण भी सही है। और जो राज्य अध्यक्ष होता है ये केवल नाम मात्र का होता है, इसीलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी एक नाम मात्र का है और इसीलिए भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के बारे में एक सादृश्य नहीं है? मतलब कि कौन सा सही नहीं है? शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध दोनों को शक्तियां मिली हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन ये दोनों ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ना तो संसद और ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना, इसका तीसरा भी सही है। और इसका चौथा क्या कह रहा है? ये कह रहा है महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, किसके तहत? अंडर आर्टिकल 61 के तहत। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं वो तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है निम्न सदन तक सीमित है, नहीं ऐसा नहीं है। जो मंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई भी मंत्री बिना सदस्य बने मंत्री का पद धारण करता है तो उसके 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो इसका डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और इसका ऑप्शन सी जो कि सही नहीं है।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के मूल को 1919 के वर्ष में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है और समाचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय में विधि का निर्मित करे। तो इसका दूसरा भी सही है, इसका पहला भी सही है। और ये किसके तहत है, तो ये है अंडर आर्टिकल 249 क्लॉज 1 के तहत। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित होती है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये कह रहा है कि भारत के संविधान के 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। प्रवर समिति क्या है, तो ये बिल की खंडशः समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। और लोक लेखा समिति क्या है, तो ये सरकारी पैसा विवेक ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करती है। और सलाहकारी समिति की बात करें, कार्य सलाहकारी समिति ये क्या है, तो ये विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। और प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है और सदन की अवमानना के प्रश्न पर विचार करती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहिए, बताना है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 ईयर्स की आयु पूरी ना कर ली हो राज्यपाल के नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो इसका पहला गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 30 नहीं 35 ईयर्स की आयु चाहिए। दूसरा कह रहा है कि एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। और आर्टिकल 157 राज्यपाल की अर्हताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो भारत के संविधान है इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब तक कि वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही है। और 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो पहला सही है। दूसरा ये कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 8 है क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तो उसे 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा दी गई है तो वह जेल से छूटने के 6 वर्ष तक चुनाव के लड़ने के लिए अपात्र होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख अमेंडमेंट है और उनसे जुड़े विषय हैं। तो पहला संशोधन किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था नवी अनुसूची में, जिसमें भूमि सुधार जोड़ा गया था। ठीक है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, फिर इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया है, इसे एक वैधानिक अधिकार दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। अब बात करेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये है शिक्षा का अधिकार। और यदि बात करें 103 अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से। और ये अमेंडमेंट एक्ट आता कब है, ये आता है 2019 में। ठीक है। और इसके तहत जो आर्टिकल 15 और 16 है और उन्हीं में अमेंडमेंट किया गया तथा साथ ही क्लॉज 6 जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख भारत के संशोधन है। तो यदि बात करें 53rd अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसमें क्या किया गया कि संविधान में एक नया आर्टिकल 371G को जोड़ा जाता है। और जो मिजोरम है, कौन सा, मिजोरम को राज्य मतलब कि स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और यदि बात करें 61वें संवैधानिक संशोधन की, तो इसके तहत जो मताधिकार की आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाती है। 61वां संवैधानिक संशोधन होता कब है, ये होता है 1989 में। ये ईयर भी याद रखिएगा। तो यदि हम बात करें 74th अमेंडमेंट एक्ट की, इसके तहत क्या किया गया है, त्रिस्तरीय पालिकाओं का गठन किया जाता है। ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब यदि हम बात करें 79 अमेंडमेंट एक्ट कब होता है, 1999 में होता है। ठीक है। और इसके तहत क्या होता है, 79th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो SC और ST तथा एंग्लो इंडियन थे उनको लोकसभा में तथा राज्य की विधानसभाओं के जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। बाकी SC और ST का लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण है। नेक्स्ट है, यूपी ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया था, तो ये क्या था, रूमी दरवाजा से।
इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफुद्दौला के द्वारा। कब कराया गया था? 1784 में कराया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य यूपी में नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो चित्रांगुनी है वो यूपी में नहीं है। कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और यदि बात करें उधवा टाइगर रिजर्व, और यदि बात करें उधवा बर्ड सेंचुरी की, तो ये भी झारखंड में है। याद रखिएगा, दुधवा यूपी में है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन ये उधवा पक्षी अभयारण्य है तो कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, यदि हम बात करें जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, इसे ही सुरहा ताल कहते हैं, और ये है कहाँ पे? तो ये है बलिया में। ठीक है, तो ये यूपी में है। पटना, पटना से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिहार में नहीं है। पटना ये यूपी के एटा में है। ठीक है, कहाँ पे है? एटा में। तो इसका पहला और दूसरा सही होंगे जो कि यूपी में है, लेकिन इसमें पूछा था कौन सा यूपी में नहीं है, तो इसका हो जाएगा 3, 4 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिठूर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती के तट पर है। जौनपुर सई नदी के तट पर नहीं है, ये है गोमती के तट पर। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और कौशाम्बी की बात करें तो ये है यमुना नदी के तट पर। और गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है? लखनऊ भी है। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा, जो गंगा है ये यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है तथा यमुना 19 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। तो नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है कि यूपी में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। यूपी में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं है, ये है कहाँ पे? तो ये है महाराष्ट्र पे है, यूपी सेकंड पर है। ठीक है, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ये कह रहा है कि यूपी में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही होगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है, प्रमुख औद्योगिक संस्थान है और उनसे जुड़ा नगर है, इनको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? ये है रायबरेली में। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री ये कहाँ पे है? तो ये है झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है? ये है कानपुर में। उर्वरक कारखाना ये है फूलपुर में। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये पूछा गया था 2022 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? बागपत की बात करें तो लकड़ी के खिलौने से नहीं संबंधित है। बागपत संबंधित है होम फर्निशिंग के, मतलब ठीक है, बागपत किससे संबंधित है? होम फर्निशिंग से। तो इसका ऑप्शन ए ही सही सुमेलित नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद से संबंधित है। आगरा चर्म उत्पाद से संबंधित है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए संबंधित है। ठीक है, और मैंने ओडीओपी से रिलेटेड एक बहुत ही छोटी वीडियो है कराई है। यूपी के जितने भी ओडीओपी है आप लोग जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही यदि हम बात करें जो लकड़ी का खिलौना है, इससे कौन सा यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट संबंधित है? तो वो है चित्रकूट, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रमुख खनिज और उनकी प्राप्ति क्षेत्र है। तो डिक्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है? ये बांदा से प्राप्त होता है। डोलोमाइट ये सोनभद्र से प्राप्त होता है। सिलिका मतलब जो सैंड होती है, सिलिका बालू, ये प्रयागराज से प्राप्त होती है तथा बॉक्साइट ये चित्रकूट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है, ये छठा नहीं है, ये 7वां है। दूसरा कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो कर्क रेखा है देश के बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय और विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो बिल्कुल सही है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कि उत्तरी अक्षांश से भारत के बीच से गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, साथ ही कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये याद रखिएगा। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। चौथा ये कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में तो है लेकिन उष्णकटिबंधीय में नहीं है, ये आता है उष्ण और उपोष्ण दोनों में। ठीक है, तो इसका सही होगा 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रमुख रामसर साइट्स है मतलब कि आर्द्र भूमि है और उनकी स्थिति है। होकेरा बताना है कि उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, होकेरसर कहाँ है? पंजाब में नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर में, तो पहला गलत हो गया। रेणुका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है और ये सभी रामसर साइट्स भी हैं, तो महत्वपूर्ण है। सष्टम कोट्टा तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो इसका 2 एंड 3 सही है, मतलब कि केवल 2 युग्म, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला जो है वहाँ पे सूर्योदय किस समय होगा? तो ये होगा 7 बजे। ठीक है, तो जो भारतीय समय है वो ग्रीनविच मतलब कि जीएमटी से कितना 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है,
जो भारत का मानक समय है वो कितना 82.30 पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है इनमें कितने का अंतर है, 2 घंटे का, ठीक है। कितने का अंतर है, 2 घंटे का। तो यहाँ पे 5 बजे होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सिक्किम के संबंध में सही बताना है। तो 1975 में यह भारत का भिन्न अंग बना था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, मतलब कि जो सिक्किम की जनजाति है वो कौन सी है, लेप्चा है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं लेकिन बस इसमें कूट में दिया है, ठीक है। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। तो 1974 में 35 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है और 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को। साथ ही सिक्किम के बारे में एक कथन ये भी याद रखेंगे कि जो सिक्किम है ये भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य हुआ सिक्किम। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण लगाना है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो इसमें नॉर्थ में कौन सी है, इसमें नंदा देवी कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। तो सबसे नॉर्थ में कौन हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, K2 है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो इसमें सबसे ऊपर कौन होगा, 2 होगा, मतलब K2। फिर उसके बाद आएगा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। एंड अब बात करें यदि अनाईमुदी और डोडा बेटा की, तो डोडा बेटा किसका हाईएस्ट पीक है, ये है नीलगिरी का। और अनाईमुदी किसका है, ये अन्नामलाई का है, ठीक है। तो ये जो डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का, ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में, और ये है केरल में, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा सबसे पहले, इसमें आएगा डोडा बेटा मतलब कि 4, और फिर आएगा इसका अनाईमुदी 3। तो इसका हो जाएगा 2 1 4 3, मतलब कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राज्य और सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसमें ये मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे आना चाहिए तमिलनाडु, और ये यहाँ पे आना चाहिए धूपगढ़, ठीक है। तो यदि हम बात करें धूपगढ़ की, तो किसकी हाईएस्ट चोटी है, ये एमपी में है, सतपुड़ा की, ठीक है। सारामती नागालैंड में सबसे हाईएस्ट पीक है नागालैंड का। गुरु शिखर किसका है, राजस्थान की हाईएस्ट पीक है। और दोदा बेटा जो कि तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण लगाना है, मतलब कि नॉर्थ टू अगेन साउथ अरेंज करना है। तो नीलगिरी कहाँ पे है, तो नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन है। फिर आता है कार्डमम जो कि कहाँ पे है, ये तमिलनाडु और केरल में है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नल्ला मलाई, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्या, नल्ला मलाई, फिर आएगा क्या, नीलगिरी, एंड देन क्या आएगा, अन्नामलाई, और सबसे साउथ में क्या है, ये है कार्डमम। तो इसका हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट है प्रमुख दोआब और उनसे जुड़ी नदियां। बिष्ट दोआब ये किसके किसके बीच में है, तो ये है ब्यास तथा सतलज के मध्य। बारी दोआब ये किसके किसके बीच में है, रावी तथा ब्यास के मध्य स्थित है। रचना दोआब की बात करें तो ये है रावी और चिनाव के मध्य, तथा चाच दोआब ये चिनाव तथा झेलम के मध्य स्थित है। एक और याद रखिएगा सिंध दोआब, सिंध सागर दोआब, तो ये झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी, अब वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल सही है ये पहला। कारण ये कह रहा है कि नदी अपहरण है ये हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है। कारण भी सही है, नदी अपहरण के कारण ही जो पहले तीस्ता नदी थी ये गंगा की सहायक थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है क्रम इसका। तो इसके सबसे पश्चिम में क्या आएगा, चंबल, फिर क्या आएगा सिंध, फिर आएगा बेतवा, फिर आएगा केन। तो इसका याद रखेंगे हम CSBK, हम लोग याद रखते हैं ना CSK, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे CSBK, मतलब कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, ये है पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, ये है शिवनाथ, हसदेव, ठीक है, जोंग, ओंग, ये सभी महानदी की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, बराकर नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, भवानी नदी है। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वतीय दर्रे है और उनसे जुड़ा राज्य है। तो माना दर्रा कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपू ये तीनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। जोजिला इज इन जम्मू कश्मीर। और शिपकीला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में, और शिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है
कह रहा है भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके अंतर्भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है। तो जो पंजाब और निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में है, यहाँ पे अरब सागर की धारा ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि विराम या फिर शुष्क मौसम की अवधि जो होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषताएं नहीं है। तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि जब मानसून भारत में प्रारंभ होता है उसके बाद जो बीच बीच में क्या होता है, हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है। जब मानसून प्रारंभ होता है और बीच बीच में वर्षा नहीं होगी हफ्तों तक, तो क्या होगा, वो अवस्था कहलाती है विराम या फिर शुष्क मौसम की अवस्था, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ही विशेषता है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है प्रमुख मैंग्रोव स्थल है और उनकी अवस्थिति है। कोरिंगा कहाँ पे है? कोरिंगा कोरांगी ये है आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड जो कि लेक भी है, कहाँ पे है? केरल में है। पुलिकट इज इन तमिलनाडु। और विक्रोली, विक्रोली कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में जो काली मिट्टी है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है कौन सा सही है। तो जो काली मिट्टी है ये भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, बिल्कुल सही है ये। काली मिट्टी को ही रेगुर कहते हैं या इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहते हैं काली मिट्टी को। तो मेनली ये दक्कन प्लेटू मतलब कि महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है इसमें पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही फास्फोरस पर्याप्त होता है। नहीं, इसका दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी भारत के कितने 15.2% भाग पर पाई जाती है, ये डेटा याद रखिएगा। और इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसकी? काली मिट्टी की। और ये सूखती है तो इसमें क्या पड़ जाते हैं? इसमें दरारें पड़ जाती हैं और यह चिपचिपी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उनसे जुड़ी नदी है। तो रिहंद नदी परियोजना कहाँ पे है? रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। पोचम पाद परियोजना कहाँ पर है? ये है गोदावरी नदी पर। और माता टीला ये है बेतवा नदी पर। यदि बाकियों की और हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा अलमट्टी, ठीक है। अलमट्टी कहाँ पे है? ये भी कृष्णा नदी पर है। मैटूर बांध की बात करें तो मैटूर किस पर है? ये है कावेरी पर, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा पापनाशम, ठीक है। पापनाशम किस पर है? ये ताम्रपर्णी नदी पर है। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोअर सिलेरू कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, सही है। नागार्जुन सागर कर्नाटक में नहीं है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। कोयना कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तथा पोंग डैम, और ये सभी डैम है तो ये भी याद रखेंगे, तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये लघु चट्टानी ग्रहिकाएं मतलब कि प्लेनेटॉइड हैं। और जो धूमकेतु होते हैं ये हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, और धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि जो धूमकेतु है ये गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते हैं। तो इसका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, इसका दूसरा गलत है। तो यदि हम क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों के विस्फोट से जो टूटे टुकड़े होते हैं उन्हीं से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। और जो सौर मंडल है उनके छोर पर बहुत ही जो छोटे छोटे पिंड विद्यमान रहते हैं, छोटे छोटे जो पिंड विद्यमान रहते हैं जो कि धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें दूसरा ये याद रखिएगा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों में पाए तो जाते हैं, लेकिन यदि धूमकेतु की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ शुक्र और बुध के बीच ही नहीं सीमित होते हैं। तो इसका इसलिए दूसरा गलत होगा, इसका सही होगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के संबंध में सही है? ये 0 से 90 डिग्री तक संख्यांकित संकेंद्री वृत्त है, सही है। ये भूमंडल पर वृत्त है जो कि विषुवत वृत्त के समानांतर है और जो विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है प्रमुख देशों के नए नाम है और उनके पुराने नाम है। किसका नया नाम चेंज हुआ है, ठीक है। किसका नाम चेंज होकर नया नाम रखा गया है? तो बेनिन बात करें किसका नया नाम है? ये दाहोमे का नया नाम है। बेलीज की बात करें तो ये ब्रिटिश होंडुरस का नया नाम है। बोत्सवाना की बात करें तो ये बेचुआना लैंड का नया नाम है। तथा मलावी की बात करें तो ये मलावी न्यासा लैंड का नया नाम है। तो इसका हो जाएगा 5431। नेक्स्ट है साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश का सम्मिलित क्षेत्र शामिल नहीं है? ये साहेल क्षेत्र पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है में अफ्रीका में, ठीक है।
और ये कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार? ये है अटलांटिक ओशियन से लेके रेड सी तक, और ये नॉर्थ में सहारा रेगिस्तान से लेके साउथ में अर्ध सवाना के बीच पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा देश नहीं शामिल है पूछा है, तो इसमें ट्यूनीशिया नहीं शामिल है। इसमें कौन सा शामिल है? इसमें आता है नाइजर, सेनेगल, बुर्किना फासो, इसमें माली भी आता है, मॉरिटीनिया भी आता है, माली, मॉरिटीनिया, नाइजर तो है ही, नाइजीरिया भी है, बुर्किना फासो भी है, कैमरून भी है और सेंट्रल अफ्रीका भी है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है। जो कोयला क्या है, यह एक अवसादी शैल है और बेसाल्ट एक प्रकार की आग्नेय शैलें हैं। तो इसका दोनों ही कथन सही है। तो यदि हम बात करें अवसादी शैलों की, तो जो अवसादी शैलों का निर्माण है, ये जो चट्टान होती है उनके चूर्ण होकर, चट्टानों के चूर्ण होकर, ठीक है, चट्टानों के चूर्ण होकर एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अवसादी शैलों के एग्जाम्पल में कौन आता है? इसमें आता है खड़िया, चूर्ण होकर मिलता है, तो इसमें आएगा क्या? खड़िया, जो कि एकदम चूर्ण हो जाता है। कोयला आता है, डोलोमाइट आता है, और कौन आता है? और आता है चूना पत्थर। और यदि हम बात करें आग्नेय शैलों की, तो इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ से निकलने वाला लावा है, वो जब धरातल पर जमा होकर ठंडा हुआ है, तो उसी से हुआ है आग्नेय शैलों का निर्माण। इन्हें ही हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें कौन आता है? इसमें आता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माटाइट, डायोराइट तथा गैब्रो। नेक्स्ट है प्रमुख डेजर्ट है और उनकी अवस्थिति है। डेजर्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यदि बात करें शिमशन डेजर्ट, तो ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में है। काराकोरम डेजर्ट कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। सिचुरा ये पेरू में है तथा नेगेव ये है इजराइल में। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे जुड़ा देश है। सबनकाया कहाँ पे है? ये है पेरू में। माउंट एटना इटली में है, जो कि एक्टिव वोल्केनो है। कोलिमा कहाँ है? कोलिमा इज इन मैक्सिको। और मेरापी ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है फरात मतलब कि यूफ्रेटस नदी के संबंध में कौन सा एक सही है? जो फरात है मतलब कि यूफ्रेटस नदी, ये दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा कह रहा है कि ये 4 देशों से होकर बहती है, तो ये दूसरा गलत है, क्योंकि 4 देशों से होकर नहीं बहती है। ये जो टर्की है, टर्की के आर्मेनिया उच्च भूमि से निकलती है। मतलब कहाँ से निकलती है? ये टॉरस की पहाड़ी से निकलती है, और ये सीरिया और इराक में बहती है। कहाँ बहती है? सीरिया और इराक में बहती है, ना कि ईरान में। ठीक है, और जाती कहाँ है? पर्शियन गल्फ में जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख नदी और उनसे जुड़ा शहर है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शत अल अरब के तट पर कौन सा शहर बसा? ये है बसरा शहर। ये न्यूज़ में रहा है, तो ये अरेबियन कंट्री, याद रखिएगा। तो पराग्वे किस नदी के तट पर है? असुनशियन। नाइजर पराग्वे नदी के तट पर है असुनशियन, और नाइजर नदी के तट पर है नियामी शहर, और डेन्यूब के तट पर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद मतलब कि सिंपोजियम IONS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रारंभी मतलब कि इनॉग्रल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष में हुआ था। तो ये पहला गलत है, क्योंकि 2015 में नहीं 2008 में हुआ था, भारत की अध्यक्षता में, नई दिल्ली में। दूसरा कह रहा है कि IONS एक स्वैच्छिक पहल है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है दो कथन दिया है। कथन पहला कह रहा है कि एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है, और सामान्यतः ये दक्षिण एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। एल नीनो जो है ये पैसिफिक ओशियन से संबंधित है, और ये टेम्परेचर को बढ़ाने की परिघटना है, और ये जनरली कहाँ पे? दक्षिण एशिया में एक शुष्क मानसून का कारण बनती है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो सुनामी है ये साधारणतः बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती है, ये नीरव चलती है, लेकिन जब ये महाद्वीपीय शेल्फ के उथले जल से गुजरती है तो ये विनाशकारी रूप ले लेती है। तो इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कथन है। पहला बात कर रहा है एल नीनो के बारे में, दूसरा बात कर रहा है सुनामी के बारे में, तो ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। साथ ही एल नीनो के बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह पेरू का जो तट है, मतलब कि साउथ अमेरिका में, वहाँ का जो जल है वहाँ के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या करती है? बढ़ा देती है। नेक्स्ट है प्रमुख द्वीप और उनकी अवस्थिति है। तो लुजोन द्वीप कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में। मेडागास्कर ये है हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। तथा बैफिन कहाँ पे है? ये है आर्कटिक ओशियन में। तो इसके सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि
क्योंकि यह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, इसलिए यह वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि समुद्रों में पादप प्लवक ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए यह वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, तो इसका दूसरा सही है। चौथा कह रहा है कि जो ध्रुवीय बर्फ छत्रक है ये वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, तो इसका तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। नेक्स्ट है इको रेडिकल्स मतलब कि पर्यावरण अतिवादियों के संबंध में कौन सा सही है। इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। पहला बिल्कुल सही है। ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग भी कर रहे हैं, ये भी सही है। और ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुच्छी वॉनर मतलब कि मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में तथा कर्नाटक में, और यहीं मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसका पहला पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जो विविधता होती है एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दूसरा ये कह रहा है कि जो मानव क्रिया होती है इससे वातावरण प्रभावित होता है, तो कारण सही है लेकिन इसका कथन गलत है। नेक्स्ट है भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है, कारण भी सही है। और व्याख्या की बात करें तो भोजन जालों में जो विविधता वृद्धि है ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाती है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि यदि हम भोजन की दृष्टि से बात करें तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्पादक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे मतलब कि हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता में जीव जंतु आते हैं और अपघटक में आते हैं कवक तथा जीवाणु। नेक्स्ट है भट्टी तेल मतलब कि फर्नेस ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह तेल परिष्करणियों मतलब कि रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग पावर उत्पादन के लिए भी कर रहे हैं और इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन भी हो रहा है, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है? तो ये लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कैंसर का कारण बनते हैं। धूल कण की बात करें तो ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और सीसा ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बात करें यदि एपिको मूवमेंट से तो इससे कौन संबंधित है? इससे संबंधित है अप्पू व ममता। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? मेधा पाटेकर। पीपल्स फॉर एनिमल से कौन संबंधित थी? मेनका गांधी। और रिसुरेक्शन ऑफ काली बेन रिवोल्ट से कौन संबंधित है? बलबीर सिंह सींचेवाल। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन परिरक्षण, ये क्या है? तो यह बहुत ही कम टेम्परेचर का भंडारण करना शामिल है। भूकंप किससे संबंधित है? तो भूकंप उसके अधिकेंद्र से संबंधित है। जैव, और यदि बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की तो ये विभिन्न संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है और रेड डाटा बुक में ये संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है और उनसे जुड़ा राज्य है। टाचीगम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में और ये कश्मीरी स्टैग मतलब कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये हाई अल्टीट्यूड पर स्थित है। पापीकोंडा कहाँ पे है? पापीकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। और बांदीपुर कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। और राजस्थान में एक धौलपुर करौली नया टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है, न्यूज़ में था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा कहाँ पे है? बाघ आरक्षित क्षेत्र मतलब कि टाइगर रिजर्व है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व ये बिहार में नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल में, तो इसका पहला ही सही नहीं है। डंपा कहाँ पे है? मिजोरम में है। नामेरी असम में है तथा नामदफा नेशनल टाइगर रिजर्व ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र मतलब कि रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो इसमें पहला कह रहा है किसानों को अपनी फसलें काटना, बिल्कुल सही है। कपड़ा मिलों का कच्चे माल कपास को कपड़े में बदलना भी शामिल है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना इसमें शामिल नहीं है। ये सभी वास्तविक क्षेत्र मतलब कि रियल सेक्टर के निर्माण कार्य नहीं है। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना ये भी नहीं शामिल है। इसका सही है 1, 2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक होता है सामान्य सरकारी क्षेत्र, दूसरा होता है वास्तविक क्षेत्र मतलब कि रियल सेक्टर, एंड तीसरा आता है फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है। महालनोबिस मॉडल
योजना छुट्टी मतलब कि जो योजना अवकाश होता है उसकी बात कर रहा है, और अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान की बात कर रहा है। जो महान लोबिस और जो तो इसमें जो महाल नोबिस मॉडल था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, यही महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। कब आती है ये? 1956 से लेकर 61 तक आती है। योजना अवकाश का टाइम पीरियड क्या होता है? 1966 से लेकर 69 तक होता है। एंड अनवरत योजना मतलब कि रोलिंग प्लान कब आती है? ये आता है 1978 में। तो इसका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए। तो मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कराए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लॉरेंज वक्र की बात करें तो यह आय या फिर संपदा के वितरण में असमानता से संबंधित है। फिलिप्स वक्र की बात करें तो यह मुद्रास्फीति मतलब कि इन्फ्लेशन और रोजगार से संबंधित है। और एंजल वक्र की बात करें तो यह आय और खाद्य पर व्यय का अनुपात से संबंधित है। लाफर वक्र ये दर्शाता है कर दरें तथा कर राजस्व को। नेक्स्ट है समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो ये कृषि मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। जो कृषक होते हैं उनको प्रेरणादायक मूल्य उत्पन्न कराती है, और कृषक जो होते हैं उनको प्रेरणादायक मूल्य उपलब्ध कराती है तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रमुख फसल है और उनसे जुड़ी प्रजातियां हैं। धान की फसल कौन सी है? ये है रत्ना धान की फसल है। गेहूं की बात करें और यदि बात करें सरसों की तो वरुणा जो है, वरुण ये सरसों की फसल है। अलसी की बात करें तो नीलम अलसी की फसल है, तथा मटर की बात करें तो रचना मटर की फसल है। तो इसका हो जाएगा 1, 4, 2, 3। और मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस मतलब कि यूपी पीएससी द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं उसमें जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे पीवाईक्यू उनको मैंने कराया है बहुत ही डिटेल तरीके से। आप लोग जाके देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कृषि में शून्य जुताई मतलब कि जीरो टिलेज का क्या लाभ होता है? इससे क्या होता है कि पिछली बुआई के अवशेष को जलाए बिना ही गेहूं की बुआई संभव होती है, और चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना ही धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव होता है। साथ ही मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव होता है। तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदार करने के संबंध में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो होते हैं ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। तो ये अधिक नहीं, ये कम ऋण देते हैं। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये रहे हैं जीवी रामाकृष्णन। और भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ कब किया गया था? 1991 से लेकर 1992 तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला कहाँ पे है? मथुरा में। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये है फूलपुर में। तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। कालीन उद्योग कहाँ पे है? भदोही में है। तथा एल्यूमिनियम उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र में होता है। नेक्स्ट है भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावी होता है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि फेडरल रिजर्व की कार्यवाही से प्रभावित होता है, आरबीआई की कार्यवाही से प्रभावित होता है, तथा मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर से भी प्रभावित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोर मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोर मुद्रास्फीति तात्कालिक झटकों से भी प्रभावित होती है? नहीं है, ये तात्कालिक झटकों से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य और ईंधन के घटकों को हटाने पर कोर मुद्रास्फीति का मापन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, दूसरा, पहला गलत है। नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण शामिल हैं? तो ये पूछा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले क्या किया जाता है? बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर बजट पर चर्चा होती है, विनियोग विधेयक फिर पारित किया जाता है, लेखानुदान इसमें नहीं होता है, इसमें वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। तो वार्षिक वित्तीय विवरण ये किसके तहत है? ये संविधान में 1, 1, 2 के तहत है। याद रखिएगा, बजट के संविधान में उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है? पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर इसमें आम बहस होती है, मतलब कि बजट पर चर्चा की जाती है। फिर इसमें क्या होता है? इसमें तीसरा चरण क्या होता है? जो विभागीय समितियां होती है उनके द्वारा जांच की जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर अनुदान पर मांग की जाती है, और उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। इसमें लेखानुदान नहीं होता। और फिर उसमें क्या होता है? वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से
लेकर अपने खर्चे पूरे करना, इसलिए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़े होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दाब या फिर दबाव किसकी यूनिट है? तो ये है दाब की यूनिट है पास्कल, एसआई यूनिट है ये। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं है, ये हो जाएगा बैकुरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक की बात करें तो ये समय का नहीं, ये भी लंबाई की खगोलीय दूरी है पारसेक, तो इसका दूसरा ही सही नहीं है। डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता की इकाई है और हर्ट्ज ये आवृत्ति की इकाई है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ मतलब कि कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है? नहीं, पहला पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सीटी बजाएंगे तो जो भी पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ होगा उस पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फ्रिक्शन चाहिए, मतलब कि घर्षण चाहिए। तो जो कि घर्षण लेस होगा तो कैसे मूव कर पाएगा? तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यह कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग मतलब कि इसका मोमेंटम परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका कारण सही है पर कथन गलत है। नेक्स्ट है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन ध्वनि तरंग के विषय में सही है? दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। और ध्वनि तरंगें दबाव तरंगें होती हैं, तो इसके पहले और दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ क्या है? एक दुर्बल चालक है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर बुरी तरह प्रभावित होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जो मृत तृष्णा है ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। साबुन जो है ये पानी की परतों का रंग, साबुन पर की जो परत होती है साबुन पानी की, इनकी परतों का रंग अलग अलग दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है, ये भी व्यतिकरण के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। और प्रिज्म से प्राप्त जो दृष्ट वर्ण क्रम होता है, स्पेक्ट्रम होती है, ये विक्षेपण के कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर से भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? तो ये कंटेनर के आयतन के बढ़ने पर और कंटेनर से कुछ CO2 गैस लीक होने पर। तो इसका सही होगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है? तो इसमें हो जाएगा दूध का जो खट्टा होना है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आयनी यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं, इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है प्रमुख धातु और उनका गुणधर्म है। तो सोडियम का क्या है? ये इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। पारे की बात करें तो पारा क्या है? ये कमरे के ताप पर द्रव रहता है पारा। चांदी की बात करें तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा मतलब कि लेड ये ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये हो जाएगा एकिडिना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। जो कोशिका है ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अध्ययन को मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोलॉजी। दूसरा कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है, तो इसका सही है फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त जो शिशु होता है उसका उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो कि मानव के लिए लाभकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देते हैं, तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है मच्छरों के बारे में। कह रहा है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, नहीं, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो इसका सही होगा 2 और 5। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है।
कह रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बिल्कुल सही है, मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या की बात करें तो मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज के रहने के कारण ही सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही तो है, और पर व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा कह रहा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है प्रमुख हार्मोन है और उनके कार्य है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यदि हम बात करें एल्डोस्टेरॉन की, तो ये क्या करता है, तो ये लवण धारक हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, तो ये स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखता है। मेलाटोनिन क्या है, ये जो है ये सर्केडियन लय को नियंत्रित रखता है, मतलब कि जो मानव शरीर में होने वाला परिवर्तन होता है उसे कहते हैं सर्केडियन लय, ठीक है, उसी को नियंत्रित रखता है मेलाटोनिन। प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये गर्भ का संधारण करता है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथियां हैं और उनसे जुड़ा हार्मोन है। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय ग्रंथि से जुड़ा कौन सा हार्मोन है, ये है ग्लूकागॉन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हार्मोन कौन सा है, अवटु या फिर उत्तेजक हार्मोन। अधिवृक्क से संबंधित है कार्टिसोल, और वृक्क मतलब किडनी से संबंधित है हार्मोन विटामिन डी। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के देश में 4477 शहरों को शामिल किया गया था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान मतलब कि पीएम जनमन की शुरुआत करी थी। तो ये छत्तीसगढ़ से नहीं शुरू करी थी, ये किया गया था झारखंड के खूंटी शहर से, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 15 नवंबर 2023 को। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नवनिर्वाचित मणिपुर के मुख्यमंत्री जिन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत 1988 में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 115 प्रस्तावित की गई है। तो पहले सीटें थी कितनी, 107, लेकिन अब 160 से 114 की गई हैं, ठीक है। और इसमें एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 7 हैं, और एसटी के लिए कितनी है, 9 सीटें हैं। तो इसका दूसरा भी गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, और केंद्र सरकार ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन 2023 पुरस्कारों में यूपी राज्य के गांव को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें यूपी का नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का है। कौन सा है, डावर गांव। कौन सा, डावर गांव। तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में नई दिल्ली में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को 2047 का उद्घाटन किया था। तो ये नई दिल्ली में नहीं किया, ये किया था एमपी के शहडोल में, ठीक है। नेक्स्ट है एमपी राज्य ने गांगेय डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो ये एमपी ने नहीं किया है, ये किया है यूपी ने। तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गुजरात ने हाल ही में घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। तो इसका दूसरा सही है और पहला गलत है। और ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र की स्थापना की गई है, पहले है। और ये भी याद रखिएगा कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है, पटना, बिहार में। और 2010 में जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसे ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात से सितंबर 2023 में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो ये अहमदाबाद गुजरात से नहीं है, ये की थी भारत मंडपम नई दिल्ली से। तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो इसका दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 को ग्लासगो, कहाँ, यूके में आयोजित जब COP26 हुआ था उसमें मिशन लाइफ को प्रस्तुत किया था। और मिशन लाइफ का मतलब क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। नेक्स्ट है 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया संविधान 106 संविधान संशोधन 2023 ये किन संस्थाओं पर कार्यान्वित करेगा, लोकसभा में, राज्य के विधानसभाओं में तथा दिल्ली NCR की विधानसभाओं में। तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब कि FSSAI ने किस पशु को देश के खाद्य पशु का दर्जा दिया है, ये दिया है मिथुन को। और यह पाया कहाँ जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों तथा जिलों की पहली डेटा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है रायगढ़, ओडिशा को। और साथ ही ये भी याद रखिएगा इसमें ब्लॉक स्तर पर
सेकंड स्थान दिया गया है कौशाम्बी जिला, यूपी के कौशाम्बी को ब्लॉक स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 54th अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में पार्टी ऑफ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें पार्टी ऑफ को नहीं मिला है ये पुरस्कार, ये मिला है एंडलेस बॉर्डर को, एंडलेस बॉर्डर को ये पुरस्कार मिला है, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि रूस देश से साइबेरियाई बाघों को 12 वर्ष बाद भारत में लाया गया था, तो इसका दूसरा गलत है क्योंकि ये रूस से नहीं लाया गया है, ये लाया गया है साइप्रस से जिसकी कैपिटल है निकोसिया, तो इसका दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। नेक्स्ट है भूटान ने भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड राज्य को एक दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किन शहरों को अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो इसमें हो जाएगा कोझिकोड तथा ग्वालियर। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका में। और नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, तो ये करी है 23 अगस्त को। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 80th रैंक।